Good morning, students. Today we will start our new chapter, History Chapter 7, Tribal Communities and Their Development. आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम भारत की जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति जो ट्राइबल पीपल हैं, उनके बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे भारत के अंदर कौन कौन सी जातियाँ, जनजातियाँ आई थी, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा बेटा। इसमें देखिए, तो इसमें क्या बताया, मोर देन 50 मिलियंस, हमारे भारत के अंदर 50 मिलियन से भी अधिक अलग अलग प्रकार की जातियां हैं, समूह हैं। और ये पर्टिकुलर किसी एरिया में फैली हुई नहीं है देश के अंदर, बल्कि स्कैटर्ड मतलब बिखरी हुई हैं। हमारे पूरे देश के अंदर ये बिखरी हुई हैं। हर स्टेट के अंदर कोई ना कोई ट्राइबल ग्रुप मिल जाएगा। तो इनका जो लाइफस्टाइल होता है, कस्टम्स होता है, बिलीव्स होते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इनका अपना खुद का लाइफस्टाइल होता है, अपने खुद के इनके बिलीव्स होते हैं, विश्वास होते हैं, अंधविश्वास होते हैं। इनको बाकी देश से, बाकी लोगों से कुछ लेना देना नहीं होता। ये सिर्फ अपने तक ही सीमित रहते हैं। तो जो अकबरनामा, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया जो अकबरनामा है, उसके अंदर भी मेडिवल पीरियड की जो ट्राइब्स थी, जो जातियां थी, उनके बारे में डिस्कस किया गया, उनके बारे में बताया गया है। और उस समय उसमें बताया गया कि उनके जो कल्चर थे, कस्टम्स थे, इनके बिलीफ्स थे, हिस्ट्री थी, इन सभी के बारे में इसके अंदर डिस्कस किया गया है। और उस समय जो वर्णा सिस्टम चलता था, उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। वर्णा सिस्टम में देखो क्या होता था। वर्णा सिस्टम के अंदर पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को 4 जातियों के अंदर बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण जाति की थी, उसे क्या है, सबसे ऊपर रखा गया था, सबसे उच्च वर्ग में। और जो शूद्र जो जाति थी, उसे सबसे निम्न वर्ग के अंदर रखा गया था, जिसे छुआछूत भी, उनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। उन्हें कहीं भी आने जाने की अनुमति नहीं थी, उन्हें मंदिरों में जाने की, कुएं से पानी भरने की अनुमति नहीं थी। और इसके अलावा जो जितने भी हिस्ट्री के जो सोर्सेस, ट्राइबल जाति के जो सोर्सेस मिलते हैं, वो ओरली रूप में ही मिलते हैं। उन्हें रिटर्न, उनका कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड सामने नहीं आया। ये सारी चीज़ें ओरल रूप में ही प्राप्त हुई हैं। और उस समय जो इंफॉर्मेशन के जो गुड सोर्स थे, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर पास होते रहते थे। यानी कि जो पुरानी जनरेशन थी, वो अपनी आने वाली नई जनरेशन को उनको ओरली रूप में बताती थी। वो सारी चीज़ें क्या है, ओरल फॉर्म के अंदर ही आगे चलती रहती थी। अब आगे देखिए, हु वर ट्राइबल पीपल। जो ट्राइबल पीपल है वो कौन है, क्या होता है ये ट्राइबल। तो इसमें देखिए, द ट्राइबल पीपल, जो ट्राइबल जाति है, ये क्या है, लगभग पूरे भारत के अंदर हर क्षेत्र के अंदर पाई गई है। तो इसके अंदर जितनी भी ट्राइबल, तो इसके अंदर देखो हर स्टेट की अलग अलग प्रकार से ट्राइबल बताया गया है। तो इसमें देखिए, जैसे पंजाब में उस समय खोखर जाति थी, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी, और जो 13 और 14 सेंचुरी के अंदर आई थी। इसके बाद जो घाकर जो जाति थी, वो बहुत ही पॉपुलर हो गई थी, पंजाब की है। आगे है उड़ीसा और बंगाल की मुंडाज और संथाल्स थी। और मुल्तान और सिंध की लहंगाज और अर्गहुन थी। और इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट के अंदर बलोचिस नाम की जो जातियां थी, वो बहुत अधिक पॉपुलर थी। और गाडीज नाम की जो जातियां थी, वे शेफर्ड जाति के अंदर मानी गई थी। और कोलीज और बेरार्स, ये थी महाराष्ट्र और कर्नाटक की सबसे पॉपुलर जातियां थी। और इसके अलावा कोरागास, महावर, वेटार्स, भील, ये सारी क्या है, सेंट्रल इंडिया के अंदर सबसे अधिक पाई गई थी। तो अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग प्रकार की जातियां पाई गई थी। तो इसमें देखिए, आगे देखिए, लाइफ ऑफ नोमैड्स। अब जो नोमैड्स थे, उनका लाइफस्टाइल किस प्रकार का था। सबसे पहले तो देखिए, नोमैड क्या होता है। जो नोमैड पीपल होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, उन्हें नोमैड्स कहा जाता है। और ये अपने साथ अपने पशुओं को भी रखते हैं, अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमाते रहते हैं। तो नोमैड्स को वांडरिंग पीपल भी, वांडर का मतलब होता है घुमंतु, जिसे कहा जाता है, जो एक जगह नहीं रहते, वो मूविंग करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। और इनके साथ पेस्टोरलिस्ट होता है, जो कैटल फार्मर्स होते हैं, वो जैसे कैटल या शिप के जो फार्मर्स होते हैं, इनके साथ वो जो फ्रॉम वन पेस्टर टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने भेड़ के साथ, बकरियों के साथ एक झुंड बनाकर घूमते रहते थे। और इसके अलावा ये ऊन, वूल का, घी का ये एक्सचेंज करते थे। जैसे
किसी को घी की ज़रूरत है तो बदले में उसे घी देकर क्या है वो उससे वूल ले लेते थे, किसी को वूल की ज़रूरत है तो उसे वूल देकर उससे घी लेते। इस प्रकार से ये आपस में एक्सचेंज करते रहते थे। और इसके अलावा ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल्स और अदर प्रोडक्ट्स का भी एक्सचेंज करते थे और उसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। उस समय जो चलता था वो बार्टर सिस्टम कहलाता था। और ये जो बंजारा जाति थी ये क्या बहुत ही पॉपुलर नोमैड्स थे। और जो जब ये कारवां कारवां होता है, जब ये पूरा एक ग्रुप बनाकर चलते थे तो उसे टांडा के नाम से जाना जाता था। अलाउद्दीन खलजी ने बंजारा को सबसे पहले ग्रेन का ट्रांसपोर्ट, अनाज का ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इसे यूज़ किया था। आगे है कई बार क्या है जो मेंडिकेंट्स होते हैं मेंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप, जो रिलीजियस ग्रुप के जो धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी क्या है वांडरिंग मर्चेंट के साथ जुड़े हुए होते थे। ये दे वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स, और ये अलग अलग गांव के अंदर, अलग अलग गांव क्षेत्रों के अंदर जाकर उन्हें लाइवलीहुड, उन्हें जीने का तरीका सिखाते थे, उन्हें जीविका के नए नए तरीके बताए जाते थे। आगे ट्राइबल एंड देयर इंक्लूजन इन सोसाइटी। अब समाज के अंदर जो ट्राइबल पीपल थे वो अलग अलग ऑक्यूपेशन से भी जुड़े हुए थे, सभी के एक जैसे ऑक्यूपेशन नहीं थे। जैसे कुछ इसके अंदर फार्मर्स थे, कुछ नोमैड्स थे, कुछ हंटर गैदरर्स थे, हर्डर्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, एंटरटेनर थे। एंटरटेनर देखिए क्या होता है, इन्हें एक्रोबैटिक्स, जो एक्रोबैटिक्स करके अपनी आजीविका कमाते थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ, आप लोगों ने बेटा जैसे कहीं देखा होगा मेला वगैरह जब लगता है तो उसके अंदर रस्सियों के ऊपर, तार के ऊपर उस पे चलकर क्या है उस पे जो ये तमाशा दिखाया जाता है जिसे तमाशा बोला जाता है। या पुराने समय के अंदर क्या है बंदर का खेल दिखाया जाता है जिसे मदारी बोला जाता था। या जादू का खेल दिखाया जाता था, सांप का खेल दिखाया जाता था, टोकरी के अंदर सांप को बंद करके और वहाँ पर वो बीन बजा कर क्या है लोगों को इकट्ठा करते थे और वो अपना जादू या सांप का खेल या तमाशा दिखाते थे। तो उसे क्या कहा जाता था, उसे ये सारी चीज़ें भी उससे जुड़ी हुई थी जिन्हें एंटरटेनर्स के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से सभी ट्राइबल जातियों के अपने अलग अलग ऑक्यूपेशन, सब अपने अलग अलग ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए थे। तो इसके अंदर देखिए अलग अलग जो मेन जो जातियाँ हैं उसका एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे गोंड है, अहोम्स है। अब इसके बारे में हम अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आता है गोंड। अब गोंड जो वर्ड है वो तेलुगु वर्ड कोंडा से निकला है जिसका अर्थ होता है हिल, यानी कि एक पहाड़ी जो हिल होती है। तो जो हिली एरिया के ऊपर जो भी जातियाँ रहती थी उन्हें गोंड का नाम दिया गया था। और यह शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अपनाते थे। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जाकर खेती करना। जैसे कुछ 3-4 साल एक जगह पर ये खेती करते थे, जब वहाँ की फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी उस एरिया को छोड़कर वो नई जगह पर चले जाते थे। शिफ्ट मतलब एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर अपना कार्य करने लग जाते थे। और उस समय जो गोंड की जो जनजाति थी बहुत ही लार्जेस्ट और बहुत ही पॉपुलर थी और वो सेंट्रल इंडिया के अंदर वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। तो जो गोंड था वह उस समय कहाँ कहाँ पर फैला हुआ था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और वेस्टर्न उड़ीसा, इन सभी एरिया के अंदर गोंड जाति फैली हुई थी। और जो जिस एरिया के ऊपर जो गोंड जाति फैली हुई थी उस एरिया को गोंडवाना के नाम से जाना गया था। और जो गोंड्स हैव बीन मेंशन इन अकबरनामा, और जो अकबरनामा जो लिखा गया था जिसमें अकबर की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है उसके अंदर भी गोंड जाति के बारे में इसमें मेंशन किया गया है, लिखा गया है। आगे गोंड स्टेट। अब जो गोंड जो जाति थी वो कौन कौन से स्टेट के अंदर फैली हुई थी देखिए इसमें गोंड इसके ऊपर जो इसके जो राजा थे इस क्षेत्र के ऊपर जो रूल करते थे उसे राजपूत डायनेस्टी कहा गया था। इन्होंने 6th से 12th सेंचुरी तक इन्होंने शासन किया था। और जो गोंड के जो राजा थे बहुत ही पावरफुल होते थे। जो हिंदुओं के जो राजा थे उनसे भी बहुत अधिक पावरफुल होते थे। और उस समय जो किंगडम था उसे गढ़ के अंदर उसे डिवाइड किया गया। तो हर गढ़ को के लिए अलग अलग पर्टिकुलर गोंड क्लैन बनाए गए थे। और इन सभी यूनिट्स को आगे 84 विलेजेस के अंदर बांटा गया था जिसे 84 का नाम दिया गया था। हिंदी में इसे 84 को 84 ही बोला जाता है। और जो 84 था उसे आगे भरहोट्स में बांटा गया था। और जितने भी भरहोट्स थे हर भरहोट के अंदर 12 गांव इसके अंदर आते थे। एक भरहोट में 12 गांव आते थे। तो इस प्रकार से
उस एरिया को इसके अंदर डिवाइड किया गया था। और उस समय वो जो गोंड जाति थी वो क्या है, राजपूतों से सबसे सबसे अधिक जुड़ी हुई थी। और जो गोंड जाति थी वो क्या है, राजपूतों के फैमिली के अंदर ही मैरिज अपने लड़के की या अपनी बेटी की या बेटे की शादी करती थी, और इस प्रकार से उनका राजपूत फैमिली के साथ लिंक जुड़ जाता था। अब इसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो देखिए इसके अंदर एग्जाम्पल देखिए बेटा। जो दलपत, अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, अमन दास जो गोंड का राजा था, गढ़ कटंगा का राजा था उस समय, उसका जो बेटा था दलपत शाह, उसकी जो शादी थी वो रानी दुर्गावती से की गई थी, जो सलबहान की बेटी थी और चंदेल राजपूत की जो राजा था। तो लेकिन जो दलपत शाह था वो छोटी एज के अंदर उसकी डेथ हो गई थी। और उस समय उनका जो बेटा था वीर नारायण, वह केवल 5 साल का था। इतना छोटा बच्चा शासन नहीं कर सकता था, तो इसके लिए जो रानी दुर्गावती थी उसने अपने हस्बैंड की डेथ के बाद उसने अपने जो अपना शासन था उसको संभाला। और वह बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रांग लेडी थी, बहुत ही कैपेबल रानी थी। और उसने अपने छोटे से बच्चे के लिए क्योंकि इतने छोटे बच्चे को शासन नहीं दिया जा सकता था, इसलिए दुर्गावती ने अपने शासन को संभाला और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की। और जिस समय रानी दुर्गावती का शासन चल रहा था उस समय जो उसका एरिया था बहुत ही पनप रहा था, बहुत ही फ्लोरिश हो गया था, और वह बहुत अधिक एरिया तक वो फैल भी गया था। तो इस सब चीज़ों को देख कर क्या है, जो आसपास के जो राजा थे वो जलन करने लग गए थे। तो उस समय जो अकबर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध था, अकबर जो राजा अकबर था, उसने उस रानी को क्या ऑफर किया कि मुगल जो साम्राज्य है उसको वो एक्सेप्ट कर ले। लेकिन जो रानी थी उसने, जो रानी दुर्गावती थी, उसने रिफ्यूज कर दिया, उसने मना कर दिया। तो इस चीज़ से क्रोधित होकर जो मुगल जो एम्पायर था उसने आशफ खां के साथ मिलकर उस रानी दुर्गावती के एरिया के ऊपर अटैक कर दिया और उसने रानी दुर्गावती को हरा दिया। और इस प्रकार से उसने धोखे से उसके सारे राज्य को हड़प लिया था। तो उस समय धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा की जाती थी। आगे है बेटा अहोम्स। अहोम्स में देखिए, अहोम्स आर पार्ट ऑफ शान ट्राइब। ये जो अहोम थे वो शान ट्राइब जो जाति थी उसका ही एक पार्ट था, और ये लगभग पूरे आसाम के अंदर फैले हुए थे। और 13वीं सेंचुरी के अंदर ये आसाम से कहाँ पर माइग्रेट हो गए थे, म्यांमार में जाकर शिफ्ट हो गए थे। और ये इनके जो योद्धा थे बहुत ही टफ योद्धा होते थे, बहुत ही शूरवीर योद्धा थे इस समय के। और द अहोम्स मैनी ट्राइब्स एंड एस्टेब्लिश अ लार्ज स्टेट। और इन्होंने अपने धीरे धीरे करके अपने एरिया को बहुत अधिक फैला लिया था। अहोम सोसाइटी में देखिए, जो अहोम का समाज था उसे क्लैन या खेल के अंदर डिवाइड किया गया था। और एक जो खेल या क्लैन आता था वो उसके अंदर कुछ गांव को उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था। और इसके अंदर रुद्र सिंह का उस रुद्र सिंह नाम का जो राजा था वो उस समय बहुत ही पावरफुल अहोम रूलर था। और उसने अपने समय के अंदर जो फोर्स, जो लेबर वर्क था उसे क्या है धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया था। और एवरी विलेज हैड टू सेंड पाइक्स इन रोटेशन, पॉपुलेशन वर मैनेज बाय शिफ्टिंग पीपल। और उसने जो जिस एरिया के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा थी उस एरिया की पॉपुलेशन को दूसरे एरिया में शिफ्ट करके वहाँ पर उसे बैलेंस कर दिया था। और जो अहोम सोसाइटी के जो पोइट थे, जो स्कॉलर्स थे, उस समय बहुत ही उनको इम्पोर्टेंस दी जाती थी, उन्हें बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती थी। और उस समय के जो संस्कृत की जितने भी वर्क संस्कृत में लिखे गए थे, जितने भी बुक्स लिखी गई, जो भी कार्य संस्कृत में किए गए थे, उन्हें धीरे धीरे करके लोकल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर दिया गया था, ताकि आगे आने वाले पीढ़ी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो सके। तो ये आपका बेटा चैप्टर था। अगर आपको किसी प्रकार के कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।